आज की तारीख में किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतना दम नहीं है कि इस स्तर पर आंदोलन खड़ा कर दे। इस स्तर पर अभिजीत दीपके ने या स्टूडेंट्स ने, जो स्टूडेंट का कहा जा रहा है, वो किसी राजनीतिक दल में इतनी क्षमता नहीं है कि लाख 2 लाख या शहर शहर में आंदोलन खड़ा कर दे। मित्रों नमस्कार, मैं प्रबोध ब्रह्म भट्ट आपका हमारे कौशल्या नंदन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश देवरिया जिला से श्री अजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आज हम उनसे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन के संबंध में चर्चा करेंगे। तो शर्मा जी आपका नमस्कार। और हम आज की ताजा वस्तु स्थिति बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेज और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और फास्ट ट्रैक 4 जगहों पर कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक चलाने की बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम को शर्मा जी आप कैसे रूप में देखते हैं? अगर मुझसे कहा जाए इस पर बात करने के लिए, तो चीजें वो होती हैं जो आपकी प्राथमिकता में होती है। आप किसी चीज को कितना महत्व देते हैं और आपने अपनी प्राथमिकता क्या तय कर रखी है, इस अनुसार जो है उसी के परिणति में चीजें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। थोड़ा सा पीछे से चलें, 1985 के पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह इस विभाग को शिक्षा मंत्रालय कहा जाता था और देश के पहले जो है शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद साहब थे, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद थे। पर मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री बाद में एसआरडी मिनिस्ट्री इसको कहा गया, शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में। तो आप देखेंगे तो छागला साहब जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, आप आगे आएंगे तो पीवी नरसिंह राव, अर्जुन सिंह, मुरली मनोहर जोशी, राजमंगल पांडे, समय के लिए कपिल सिब्बल, इस तरीके के जो कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे, उनको यह मंत्रालय दिया जाता था और इस मंत्रालय की अहमियत जो है रक्षा, गृह, वित्त या विदेश से कम नहीं हुआ करती। लेकिन इस सरकार ने जो 2014 में ये सरकार आई, आप देखिए इनकी प्राथमिकता देखिए, इन्होंने एक सामान्य, बहुत सामान्य किसी की डिग्री पर, किसी की शिक्षा पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए और कोई अहर्ता भी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही होगा। लेकिन इन्होंने स्मृति ईरानी को जो है ये मंत्रालय दिया। ईरानी के बाद प्रकाश जावड़ेकर जी देखे इस मंत्रालय को, कुछ दिन रमेश पोखरियाल देखे और अब धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आरएसएस का जो एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चलती है, तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आप कैसे स्थापित करेंगे? बिना शिक्षा में सुधार के आप कैसे करेंगे? इनसे ये सवाल किया जाए कि पिछले 12 सालों में आपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए शिक्षा में कौन सा सुधार किया? के क्षेत्र में आप क्या ऐसी चीज लाए कि आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की तरफ जा रहे हैं? तो इनके उत्तर नहीं होगा। तो सवाल ये है कि आप प्राथमिकता कैसी दे रहे हैं? आप अश्विनी वैष्णव को रेल बना रहे हैं, पीयूष गोयल को बना रहे हैं, एस जयशंकर को बना रहे हैं, जो अपने काम के स्पेशलिस्ट टाइप के लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, आप उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन आप एसआरडी मिनिस्ट्री को प्राथमिकता में नहीं रख रहे हैं, ये पहली गलती है। और जिस तरीके की आप किसी चीज को प्राथमिकता देते हैं, वैसी ही चीजें परिणित होती है। आज के समय में देखा जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी की या जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, इसके पूर्व 2024 में भी नीट का पेपर जो है वायरल हो गया था, आउट हो गया था। तो 2024 में हो गया, उस समय भी थोड़ी बहुत आवाज उठी थी, आंदोलन खड़ा हुआ था।
लेकिन बाद में वो आंदोलन धीमा पड़ गया और सरकार ने जो है सुधार का आश्वासन दिया और 2026 में फिर से वही काम हो गया। तो जब चीजें बार-बार हो रही हैं, तो युवाओं का आक्रोशित होना, या युवाओं का निराश होना ये बहुत स्वाभाविक चीज। तो मैं जो देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 सालों में जो पेपर आउट हुए हैं, परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, चयन में धांधलियां हुई हैं, इनसे बच्चे निराश हैं, खासतौर पे युवा वर्ग निराश है। तो वैसे भी सरकारी नौकरियों के मौके कम हो रहे हैं और कम मौकों में भी भाई बच्चों के पास तो 10 साल या 12 साल या 8 साल का समय है। अगर उसी में एक पेपर में ही उसको 3 साल 4 साल लग जाए, तो बच्चा तो अपने भविष्य को लेकर के निराश होगा और जब ऐसी कुछ चीजें होंगी तो इस तरीके के आंदोलन खड़े होंगे और वो आंदोलन हिंसक भी हो सकते हैं क्योंकि वो बच्चे नासमझ हैं, उनकी भावनाएं ऊपर हैं और वो 24 साल 25 साल के युवक हैं। अच्छा, उनको भड़काने वाले भी लोग हैं, इसमें राजनीतिक रोटी भी सेकी जा रही है। आज की तारीख में किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतना दम नहीं है कि इस स्तर पर आंदोलन खड़ा कर दे। इस स्तर पर अभिजीत दीपके ने या स्टूडेंट्स ने, जो स्टूडेंट का कहा जा रहा है, वो किसी राजनीतिक दल में इतनी क्षमता नहीं है कि लाख 2 लाख या शहर-शहर में आंदोलन खड़ा कर दे। लेकिन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को भाड़े का कंधा मिल गया है, तो इस तरीके के आंदोलन होंगे। शर्मा जी, आप क्या सोचते हैं कि ये आंदोलन की दिशा क्या होगी? नहीं, शिक्षा व्यवस्था को, भर्ती परीक्षा को या इस आंदोलन को लेकर के बच्चों में तो निराशा की भावना बहुत प्रबल है और सही कहा जाए तो यह आंदोलन को उस तरीके से सरकार अभी टैकल कर नहीं पा रही है, इसको मैनेज नहीं कर पा रही है और आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और अगर इसको समय रहते बच्चों को आश्वस्त नहीं किया गया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो देश जो है 1992 के दौर में लौट सकता है। मैंने तो इसके पहले भी कहा कि 1991-92 में जब राम मंदिर को लेकर के मंडल और कमंडल लगभग दोनों एक ही साथ चले थे और इससे देश के विकास की गति एकदम थम गई थी और आज की जो वैश्विक स्थितियां हैं वो पूरे विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी आर्थिक रूप से ठीक नहीं है और आज के समय में इस तरीके का आंदोलन जो पूरे देश में गतिरोध पैदा कर दे, यह भारत के लोगों को बड़ा महँगा पड़ेगा और सारी चीज़ें जो हैं बिखर जाएँगी। तो ये एक खतरा बड़ा है, इसमें सरकार को, समाज को, बुद्धिजीवियों को, लोगों को, सबको आगे आकर के युवाओं का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। मित्रों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि कल अभिजीत दीप अभिजीत दीपके ने पूरे देश में शांतिपूर्ण आंदोलन को विस्तार देने की घोषणा की है, चूंकि जैसा आपने कहा कि ये युवा हैं और इनका आंदोलन गलत दिशा में जा सकता है, हिंसक हो सकता है, तो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी अभिभावकों से, जिम्मेदार लोगों से अपील करते हैं कि उनके आंदोलन को समर्थन दीजिए और उनको हम तमाम पार्टियों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वह भड़काने का काम न करें, क्योंकि ये आंदोलन अभी उनके सामने एक पूरा भविष्य पड़ा है और अगर उनका आंदोलन हिंसक होता है तो उनका जो रिकॉर्ड है, जो पुलिस रिकॉर्ड है, खराब होगा और आगे चल के जिस चीज़ के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं वो उसी के लिए अनफिट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये पॉडकास्ट थोड़ा सा कुछ लोगों को ही सही ये कुछ एक मार्गदर्शन दिखाएगा, मार्गदर्शन देगा, आपकी हमारी चर्चा सार्थक रहेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।